वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म बैंकिंग वाला पर। शाम के 4 बज चुके हैं और मैं भास्कर मिश्रा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले समय में लाइनअप है बैंक एग्जाम आपके लिए। शुरुआत होगी ग्रामीण बैंक से और इसी नजरिए से हम आपके लिए ला रहे हैं ग्रामीण बैंक सीरीज, यानी कि पिछले 3 से 4 महीने में जो भी बैंक से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो इस सीरीज के अंतर्गत हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। सेशन इंपॉर्टेंट है, सेशन का हिस्सा बनिए, सेशन को अपने सभी साथियों को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर लटक जाइए जैसे कि नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचती रहे। तो फटाफट क्लास की शुरुआत कर देते हैं। आप सभी को एक बार फिर से वेरी गुड इवनिंग। आज की क्लास जो है हमारी 3 मंथ बैंकिंग न्यूज पर है, जो कि आपके आरआरबी के एग्जाम, जो बैंक एग्जाम है आपके ग्रामीण बैंक के, उसको टारगेट कर रही है। 5वीं क्लास है हमारी। तो क्लास की शुरुआत कर देते हैं और देखते हैं पहला सवाल आपके लिए कौन सा यहां पर रखा है हमने। जितने भी बच्चे इस समय सेशन में जुड़े हुए हैं, सेशन को लाइक करते चलेंगे, सेशन को शेयर करते चलेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विच इंश्योरेंस कंपनी, वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है, उस इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानकारी दीजिए जिसे वर्ल्ड्स द स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर कैटेगराइज किया गया है ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट में। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस रिपोर्ट में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर नीचे दिए गए 5 ऑप्शन में से वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसे कैटेगराइज किया गया है। मुझे पता है इस सवाल का जवाब आप सभी को लगभग पता होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? सही जवाब है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। हम जब एलआईसी की बात करते हैं, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एलआईसी देश की इकलौती सरकारी जीवन बीमा कंपनी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस से संबंधित इकलौती सरकारी कंपनी है। इसके अलावा जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो 4 सरकारी कंपनियां और भी हैं। री इंश्योरेंस के तौर पर जीआईसी सरकारी कंपनी है। ऐसे ही एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो सरकारी क्षेत्र की कंपनियां हैं। आपकी जानकारी के लिए एलआईसी को यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के तौर पर ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में कैटेगराइज किया गया है। एग्जाम की खबर, एग्जाम के लिए खबर बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार पूर्वक। इसके बाद कुछ और भी बातें बताई जाएंगी जो बड़ी काम की होंगी आपके लिए। As per Brand Finance Insurance 100 2024 report, Life Insurance Corporation of India (LIC) is recognized as the world's strongest insurance brand with brand value of 9.8 billion। ये वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे एग्जाम में कि क्या ब्रांड वैल्यू है एलआईसी की? 9.8 बिलियन यूएस डॉलर। ब्रांड स्ट्रेंथ, अगर हम बात करें ब्रांड स्ट्रेंथ, इंडेक्स स्कोर ऑफ 88.3, ये ब्रांड स्ट्रेंथ इंडेक्स है जो कि एलआईसी का है 88.3। ऐसे ही ट्रिपल ए ब्रांड स्ट्रेंथ रेटिंग जो है वो दी गई है। तो ये जो ब्रांड है एलआईसी, जाना माना ब्रांड है, शेयर मार्केट में लिस्टेड भी है। सरकार के द्वारा इसकी कुछ हिस्सेदारी को पब्लिक किया गया था। अब जानते हैं एलआईसी की स्थापना, इसके इस समय चेयरमैन कौन है, इन सब के बारे में, इसका मुख्यालय कहां पर है। तो बहुत ही बेसिक सी बातें हैं। स्थापना 1956 की है, हेडक्वार्टर मुंबई में है और चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती साहब है। ठीक है, तो ये बेसिक जानकारी है इस सवाल से संबंधित। लेकिन जब भी हम इंश्योरेंस की बात करेंगे, इंश्योरेंस सेक्टर की बात करेंगे, तो आपके सामने इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी IRDAI का नाम भी आ जाएगा। तो IRDAI ये इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी बॉडी है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसके एस्टैब्लिशमेंट हुई है सन 2000 में ये एस्टैब्लिश हुई है। और जिस एक्ट के तहत हुई है वो है IRDA एक्ट 1999 एक्ट है और स्थापना सन 2000। जिस कमेटी के रिकमेंडेशन पर हुई है वो कमेटी है मल्होत्रा कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पर स्थापना हुई। अगली बात, एक और खास बात जो बड़ी काम की है, IRDAI जो है इसके द्वारा देश में वो इंश्योरेंस कंपनियां जो कि देश की बुनियाद है इंश्योरेंस सेक्टर की, उनको कैटेगराइज किया जाता है DSII के तौर पर, यानी कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर के तौर पर इनको कैटेगराइज किया जाता है। ओके, और इसके अंतर्गत देश की 3 इंश्योरेंस कंपनियां आती हैं और तीनों ही सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं। एक है एलआईसी, दूसरी है जीआईसी री यानी कि री इंश्योरर, और तीसरी है न्यू इंडिया एश्योरेंस।
तो ये वो 3 कंपनियां हैं जो कि DSII की कैटेगरी के अंतर्गत आती हैं। आपको इन सारी खबरों के बारे में जानकारी होनी जरूरी है। तो बढ़ते हैं आगे, ले चलते हैं आपको दूसरी खबर पर, अगली खबर की तरफ। अगली खबर क्या है? अगला सवाल आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन IRDAI से ही संबंधित है, जिसके बारे में हम इतनी सारी बातें पढ़ चुके हैं। IRDAI के द्वारा, जो कि इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है, इसके द्वारा अप्रूव किया गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस को एस्टेब्लिश किया गया है। उसका नाम पूछा जा रहा है आपसे यहां पर, फॉर सिंप्लीफाइंग इंश्योरेंस सर्विसेज। मतलब इंश्योरेंस सर्विसेज से संबंधित जो बुनियादी सेवाएं होती हैं, बुनियादी बातें होती हैं, उनको और आसान बनाने के नजरिए से इस मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है। आपको जवाब देना है कि वो कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है। बीमा सहज, बीमा सरल, बीमा सुगम, बीमा संपूर्ण, या फिर कोई भी जवाब सही नहीं है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में ज्यों का त्यों पूछ लिए जाते हैं, मतलब एज इट इज पूछ लिए जाएंगे सवाल। खासकर इंश्योरेंस कंपनी LIC की उम्मीदें हैं इस बार वैकेंसीज आएंगी, और इस नजरिए से ये सवाल अभी से ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उस मार्केट प्लेस के बारे में, ऑनलाइन मार्केट प्लेस के बारे में बताइए जो कि इंश्योरेंस से संबंधित है। और सही जवाब जो आ रहे हैं आप लोग के यहाँ पर, वो है बीमा सुगम। एकदम करेक्ट आंसर, बहुत अच्छी बात है। अब जितने भी साथी दोस्त सेशन में जुड़े हुए हैं सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। सेशन को लाइक करिएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर है आप लोग के बीमा सुगम, यहां पर एकदम परफेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं इस खबर के बारे में थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक। जब हम खबर की बात करते हैं तो IRDAI, जो कि देश में इंश्योरेंस सेक्टर रेगुलेटरी बॉडी है, इसके द्वारा इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, इंश्योरेंस सेक्टर सर्विसेज के लिए और उसे बेहतर बनाने के नजरिए से एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस को लॉन्च किया गया है, और नाम दिया गया है इसे बीमा सुगम। क्या नाम दिया गया है? बीमा सुगम, याद रखिएगा। एक ऑनलाइन इंश्योरेंस मार्केट प्लेस एम्ड एट सिंप्लीफाइंग द प्रोसेस ऑफ बाइंग, सेलिंग एंड सर्विसिंग इंश्योरेंस पॉलिसीज। मतलब इंश्योरेंस पॉलिसीज को खरीदना, बेचना और उससे संबंधित सेवाओं को और सहज बनाया गया है, आसान बनाया गया है, लेकिन नाम रखा गया है बीमा सुगम। बीमा सहज मत कर दीजिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, गलत जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि IRDAI के तौर पर जानी जाती है, देश में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है। इसकी स्थापना 1999 की है। एक्ट कौन सा है? ठीक है जी। हेडक्वार्टर्स की बात करें, हेडक्वार्टर की बात करें तो हैदराबाद में इसका मुख्यालय है। चेयरपर्सन देवाशीष पांडा जी है। चेयरपर्सन कौन है? देवाशीष पांडा जी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। विच इंडियन बैंक कोलैबोरेटेड विद TD बैंक ग्रुप? एक TD बैंक ग्रुप है, कनाडा बेस्ड बैंक है। इसके साथ किसी भारतीय बैंक ने हाथ मिलाया है, कोलैबोरेशन किया है, टू एनहांस बैंकिंग सर्विसेज फॉर इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा। मतलब बैंकिंग सेवाओं को और बेहतर बनाने के नजरिए से, बैंकिंग सेवाओं के लिए अगर हम बात करें, जो कि वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कनाडा में इस समय काम कर रहे हैं, उनको इस सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, वो एजुकेशन हो सकती है, वो जॉब हो सकती है, इनसे संबंधित सेवाओं को प्रदान करने के लिए कौन सा वो भारतीय बैंक है जिसने TD ग्रुप कनाडा के साथ हाथ मिलाया है? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का, क्योंकि यहां पर एक अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय बैंक की बात की जा रही है, साथ साथ में एक MOU की बात चल रही है, वो भी बैंकिंग से संबंधित। करेक्ट आंसर क्या है? सही जवाब क्या है? यहां पर सही जवाब है HDFC बैंक। जब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े सरकारी बैंक की वैल्यूएशन के आधार पर, सर्विसेज के आधार पर, तो वो है HDFC बैंक। HDFC बैंक में इस समय CEO जो है उनका नाम है शशिधर जगदीशन, S जगदीशन। याद रखिएगा, सवाल काफी अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। HDFC बैंक 1 जुलाई 2023 को मर्जर बिटवीन HDFC एंड HDFC बैंक, यानी कि जो HDFC कॉर्पोरेशन है, जो पेरेंट बॉडी है, और HDFC बैंक मर्ज हो गए 1 जुलाई 2023 को ऑफिशियली। याद रखिएगा, ये हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD और CEO जो है उनका नाम है शशिधर जगदीशन, और टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ड इज अ टैगलाइन। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी जरूरी है, इनको याद रखना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी बैंक से संबंधित ही है, बैंक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने। वो कौन सा बैंक है? विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर, यानी कि सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में वो कौन सा बैंक है जो कि 2023-24 वित्तीय वर्ष में सबसे बेहतरीन परफॉर्मर के तौर पर कैटेगराइज किया गया?
तो 2023-24 के साथ साथ में यहां पर पूछा जा रहा है चौथे क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर, जो आखिरी क्वार्टर था 2023-24 का, यानी कि जनवरी से लेकर मार्च तक। ये मैं आपसे बता दूं कि ये वो बैंक है जिसने पूरे वर्ष यानी कि जनवरी से 2023-24 में इस बैंक ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और ये सरकारी बैंक टॉप परफॉर्मर के तौर पर उभरा है। इस बैंक का नाम क्या है? करेक्ट आंसर कैनरा बैंक, पंजाब सिंध बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज या फिर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, सही जवाब क्या है, रफ्तार के साथ साझा करना शुरू करिए कमेंट बॉक्स में। सेशन को लाइक करते चलिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी यहाँ पर बातें, जो भी सवाल आप पढ़ रहे हैं, ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेशन के एंड में जरूर जुड़िएगा, एक बहुत ही अच्छा ऑफर है आपके लिए, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। जब भी हम बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र की, तो 2023-24 में इस बैंक ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। इस बैंक का मुख्यालय कहां पर है? अगर सवाल पूछ लिया जाए तो बहुत सारे लोग मुंबई बोलेंगे। करेक्ट आंसर क्या है? पुणे। अब वो क्वेश्चंस मैं पढ़ा रहा हूं आपको जो कि बेसिक क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन बैंक से जुड़े हुए हैं और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी कि बैंक से संबंधित स्टैटिक क्वेश्चंस पे मैं आ चुका हूं। आरआरबी की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आरआरबी को ध्यान में रखकर हम आपके सामने यहां पर सेशन ला रहे हैं। तो आरआरबी से जुड़े हुए हर सेशन में कुछ ना कुछ बात होगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में हिस्सेदारी से संबंधित सवाल, यानी कि शेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। जब हम बात करते हैं ग्रामीण बैंक की, तो शेयर परसेंटेज पूछा जा रहा है आरआरबी में। केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और स्पॉन्सर बैंक का कितना होता है, यानी कि परसेंटेज जो है शेयर्स के पूछा जा रहा है आरआरबी में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी, राज्य सरकार की हिस्सेदारी और जो स्पॉन्सर बैंक है उसकी हिस्सेदारी कितनी कितनी होती है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। आपने आरआरबी के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा तो सबसे पहले इन्हीं कुछ बातों से शुरुआत की होगी। पहला, आरआरबी कौन सा है, कौन सा एक्ट है और कितनी हिस्सेदारी होती है आरआरबी में किस किस की। यहां पर सही जवाब क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होती है, यानी कि 50%। 50% का मतलब ऊपर के दो ऑप्शन में से सही जवाब आ सकता है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट 15% सबसे कम हिस्सेदारी होती है। और तीसरा होता है स्पॉन्सर बैंक का, यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां पर सही है। सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% और स्पॉन्सर बैंक 35%। हम आपसे पूछें अगर कि देश में टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज कितने हैं, देखिए अब आरआरबी की जब भी आप बात करेंगे तो आरआरबी से संबंधित सारी बेसिक बातें आपको फटाफट रफ्तार के साथ पता होनी जरूरी है। आरआरबी की टोटल संख्या, टोटल आरआरबी देश में कितने हैं इस समय? तो टोटल आरआरबी है 43। देश का पहला आरआरबी कौन सा? फर्स्ट आरआरबी अगर पूछ लिया जाए उसका नाम प्रथमा बैंक। कौन सा बैंक दोस्तों? प्रथमा बैंक। और ये जो प्रथमा बैंक है ये कहां का है? ये है मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद यूपी। ये बैंक कहां का है? मुरादाबाद यूपी का बैंक है। अगली बात, जब हम बात करते हैं आरआरबीज की, टोटल नंबर ऑफ आरआरबीज की और परसेंटेज की, अब परसेंटेज की बात करेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है? वो है 50% की। स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की हिस्सेदारी वो है 15% मात्र। और हम स्पॉन्सर बैंक की बात करें, स्पॉन्सर बैंक की बात करें तो स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी 35% की, 35% की है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। अब आरआरबीज जो हैं वो रेपो के जरिए और जो दूसरे मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स हैं उनके जरिए बोरो कर सकते हैं मार्केट में। पहले इनको परमिशन नहीं थी। अगली बात आपकी जानकारी के लिए, आरआरबी की स्थापना 1 अक्टूबर, ये जो आरआरबीज हैं, पहले आरआरबी कब स्टैब्लिश हुआ? सॉरी 2 अक्टूबर 1975 को, 1975 को हुई। और जिस एक्ट के तहत हुई वो एक्ट है आरआरबी एक्ट 1976। मतलब स्थापना तो हुई है 75 में, लेकिन एक्ट जो है वो 1976 में पास किया गया है। ठीक है, 1976 में पास किया गया है। ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आरआरबी से संबंधित हैं। आरआरबी शेयर मार्केट में लिस्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्राइटेरिया है और वो क्राइटेरिया मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है, तो आपको उसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से वो कौन सी संस्था है जो कि नाबार्ड की सब्सिडरी नहीं है? अब देखिए, नाबार्ड की सब्सिडरी नहीं है, अगर सवाल पूछा जाता वो कौन सी संस्था है जिसमें नाबार्ड की पूरी हिस्सेदारी है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। यहां पर पूछा जा रहा है सब्सिडरी नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड स्टैंड फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस संस्था की जब भी हम चर्चाएं करेंगे
तो इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको पढ़नी पड़ेंगी, लेकिन उससे पहले सही जवाब बर्ड। बर्ड जो है वो नाबार्ड का सब्सिडरी नहीं है बल्कि एसोसिएट है, नाबार्ड को एसोसिएट करता है और इसका मुख्यालय जो है वो है लखनऊ में। लखनऊ में। बर्ड का फुल फॉर्म है बैंकर्स इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट। ओके, नैप किसान, नैप फिन्स, नैप समृद्धि, नैप कॉन्स, दीज आर द सब्सिडरीज ऑफ नाबार्ड। अब इनमें से भी अगर हम बात करें नाबार्ड की होली ओन सब्सिडरी वो है नैप कॉन्स। तो होली ओन सब्सिडरी की जब बात की जाती है, होली ओन्ड सब्सिडरीज की जब बात की जाती है, होली ओन सब्सिडरी किसकी भाई? नाबार्ड की। वो कौन सी संस्था है? वो है नैपकॉन्स। ठीक है, नाबार्ड। ठीक है, ये सारी बेसिक बातें आपको बता दी गई। नाबार्ड की स्थापना के बारे में बात कर लें तो 12 जुलाई 1982 1982 को इसकी स्थापना हुई है। कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पर? तो कमेटी थी बी शिवरमन कमेटी, बी शिवरमन कमेटी, जिसकी सुझावों पर इस संस्था की स्थापना की। ये कौन से सेक्टर जो बैंक है जिनका पेरेंट बैंक है? तो इस संस्था की जब भी बात करेंगे तो ये पेरेंट बैंक के तौर पर रोल प्ले करता है। किसके लिए भाई? आरआरबीज के लिए और किसके लिए? कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। आरआरबी और कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए पेरेंट बैंक का रोल भी प्ले करता है। ये सारी बेसिक बातें हैं नाबार्ड से संबंधित। ठीक है, नाबार्ड जो है ये संस्था AIFI के तौर पर भी कैटेगराइज है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देश में कुल मिलाकर कितने हैं? 5, और उन 5 AIFI में नाबार्ड का भी नाम आता है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए जो भी संस्थाएं हैं उनको फंडिंग, उनके लिए प्लानिंग तैयार करने की जिम्मेदारी नाबार्ड की ही है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ठीक है, इस समय प्रमुख के तौर पर देखा जाए तो साजी केवी साहब इस समय प्रमुख के तौर पर कार्यरत हैं। तो ये नाबार्ड से संबंधित सारी बेसिक बातें मैंने आपको बता दी। आपको ये सारी बातें पता भी होंगी, अच्छी बात है। रिवीजन हो रहा है क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है किसी भी एग्जाम में अच्छे प्रदर्शन के लिए। अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटेटिव टूल इज नॉट करेक्ट? वो कौन सा क्वांटिटेटिव टूल है जो सही नहीं है? सबसे पहले तो आपको यह समझना जरूरी होगा कि क्वांटिटेटिव टूल जो है ये है क्या। हमने मॉनेटरी पॉलिसी जो है बड़े ही विस्तार से पढ़ा हुआ है। आपने अगर मॉनेटरी पॉलिसी नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर मॉनेटरी पॉलिसी की क्लास को देख सकते हैं। हर एक रेट को विस्तार पूर्वक अच्छे से समझाया गया है, पढ़ाया गया। तो मुझे नहीं उम्मीद है कि किसी बच्चों को समझ आएगा, है ना? समझ नहीं आया होगा। मुझे पता है जितने भी यहाँ पर साथी दोस्त जुड़े हुए हैं सभी को सारी बातें समझ आई होंगी, उनके दिमाग में वो सारी बातें स्टोर्ड होंगी। हमने बताया था कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। क्या करती है? इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई हथियार चाहिए बैंक को, आरबीआई के पास। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत 2 प्रकार के टूल आते हैं। एक क्वांटिटेटिव टूल आता है और एक होता है क्वालिटेटिव टूल। कैसा टूल होता है? क्वालिटेटिव टूल। एक टूल है क्वालिटेटिव टूल। ठीक है, हम यहां पर बात कर रहे हैं क्वांटिटेटिव टूल। क्वांटिटेटिव टूल यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि यहां पर मैथमेटिक्स की बात की जा रही है, परसेंटेज की बात की जा रही है। तो परसेंटेज, इंटरेस्ट रेट्स को घटाकर बढ़ाकर हम मार्केट में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लिक्विडिटी को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और पूछा जा रहा है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्वांटिटेटिव टूल का हिस्सा नहीं है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जिसे आप LAF के तौर पर जानते हैं, इसी के अंतर्गत रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, ये सब चीजें इसी के दायरे में आती है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं आप लोग? OMO बोलते हैं। ये भी इसी के अंतर्गत आता है। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट से एक्सेस लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रेपो आमतौर पर कम अवधि के लिए पैसा उधार लेने के लिए होता है बैंकों के लिए। कहां से? आरबीआई से। लेकिन लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन जिसे आप LTRO के नाम से जानते हैं, इसके तहत रेपो रेट पर ही लंबी अवधि के लिए बैंक आरबीआई से उधार ले सकते हैं। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन जो है वो यहां पर गलत ऑप्शन है, और
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की बात करें तो इसे आप प्यार से क्या नाम देते हैं, पीसीए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीसीए। इसका इस्तेमाल उन बैंकों पर किया जाता है जो कि घाटे में चल रहे हैं या फिर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन पर एक टेम्पोररी तौर पर रिस्ट्रिक्शन इंपोज की जाती है आरबीआई के द्वारा इस नियम के तहत। ये क्वालिटेटिव टूल का हिस्सा है, याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपको बताना है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर, जो कि डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा है, इसे कौन से एक्ट और कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। तो सही जवाब तूफानी गति से आ जाना चाहिए कि कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर के बारे में वो कौन सा एक्ट है, वो कौन सा सेक्शन है जहां पर डिफाइन किया गया है। आपके एग्जाम में इस प्रकार के एक्ट, इस प्रकार के सेक्शंस अब एग्जाम में सवाल बना सकते हैं। पेपर का पैटर्न बदल रहा है, क्वेश्चन टफ पूछे जा रहे हैं और थोड़ा लॉजिकल भी। तो इस नजरिए से आपका ना ध्यान इन सब टॉपिक्स पर होना चाहिए। तो सीआरआर के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता करना पड़ेगा, जो कैश रिजर्व रेशियो है सीआरआर जो है, इसमें होता क्या है, इसे कौन मेंटेन करता है। तो इसे मेंटेन करता है बैंक या फिर आरबीआई। सवाल का जवाब फटाफट दे दीजिए। तो देखिए कैश रिजर्व रेशियो जो है ये बैंकों के द्वारा किसके पास मेंटेन किया जाता है, आरबीआई के पास। बैंक अपने एनडीटीएल का कुछ परसेंट कहां रखते हैं, आरबीआई के पास रखते हैं। वो भी किस फॉर्म में रखते हैं, कैश के फॉर्म में रखते हैं। तो जो चीज आरबीआई से संबंधित है, सरल भाषा में बता दें, जो चीज आरबीआई से संबंधित है वो आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत बताया गया। कहां बताया गया हुआ, आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत। अब आपको वो एक्ट ढूंढना है। देखिए पहला वाला ऑप्शन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, पहले तो एक्ट ही गलत है। दूसरा वाला है सेक्शन 56 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1934, ये भी गलत है। तीसरा है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, आपका सही जवाब यही है। सेक्शन 42 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत सीआरआर को डिफाइन किया गया है। इस समय सीआरआर कितना चल रहा है, कैश रिजर्व रेशियो कितना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, एग्जाम के नजरिए से आंसर कर दीजिए, फटाफट बता दीजिए सीआरआर कितना चल रहा है। अब देखिए बाकी जो सेक्शन है बड़े काम के हैं। अगर ऊपर के जो दो सेक्शंस हैं, ऑप्शंस जो हैं, इसमें 49 कर दिया जाए, इनको कट करके यहां पर 49 कर दिया जाए, 1949 है ना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो ये जो ऊपर के दो सेक्शन हैं ये क्या डिफाइन करेंगे, एसएलआर को डिफाइन करते हैं। सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934, इसमें करेंसी प्रिंटिंग के बारे में बताया गया। किसके बारे में, करेंसी प्रिंटिंग के बारे में बताया गया है और सर्कुलेशन के बारे में भी। सेक्शन 25 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में देश में जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स उनके बारे में जानकारी दी गई है, जैसे कि चेक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएबल नेचर के हैं और इनको डिफाइन किया गया है एनआई एक्ट 1881 के अंदर। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला सवाल आपके सामने, एसएलआर कौन मेंटेन करेगा भाई, एसएलआर मेंटेन करते हैं बैंक अपने पास, अपने ही एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज कौन मेंटेन करता है, बैंक खुद करते हैं। जब बैंक मेंटेन कर रहे हैं तो यहां पर एक्ट कौन सा होगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 होगा। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से संबंधित कौन सा वह है, सही जवाब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक ही ऑप्शन है, यानी कि आंसर यही सही है। ठीक है, सेक्शन 24 ऑफ बीआर एक्ट 1949, सेक्शन 12 ऑफ बीआर एक्ट 1934। देखिए पहली चीज तो ये एक्ट ही गलत हो जाता है, तो ऑप्शन कोई मतलब ही नहीं है। 42 में आरबीआई एक्ट 1934 में सीआरआर को डिफाइन किया गया है। 22 में करेंसी प्रिंटिंग सर्कुलेशन को बताया गया है। 25 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिफाइन किए गए हैं और बैंक हॉलीडेज डिफाइन की है। क्या बताया गई है, बैंक हॉलीडेज को डिफाइन किया गया है। कहां पर, बैंक हॉलीडेज को डिफाइन किया गया है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 25। तो इस तरह से ये सारी बातें आपको डिफाइन कर दी गई हैं। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन सा बैंक है विच बैंक हैज इमर्ज्ड एज द टॉप परफॉर्मर अमॉन्ग पब्लिक सेक्टर बैंक। पढ़ चुके हैं 2023-24 में चौथे क्वार्टर में जो बैंक टॉप परफॉर्मर रहा वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर इज बीओएम, हेडक्वार्टर पुणे। और इस तरह से अब हम आपको ले आते हैं उस
खबर पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए भाई, बैंक एग्जाम लाइनअप है 4 जून को, 4 जून को कुछ होने वाला है। तो भाई उसके बाद धीरे धीरे फटाफट सरकार बनेगी, बजट पेश होंगे, नोटिफिकेशन आनी शुरू हो जाएंगी, और ये सब चीजें जो है आपको आपके एग्जाम तक ले जाएंगे। लेकिन आपके पास एक समय, बहुत अच्छा समय है इस समय प्रिपरेशन करने का। अभी तक शुरू नहीं किया तो कर सकते हैं, बीच में ड्रॉप कर दिया तो वापस शुरू कर सकते हैं, और इतना अच्छा मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। पीडब्ल्यू अपने 4 साल दमदार ऑफर के साथ हाजिर है। 80% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है सभी बैचेस पर। तो इस ऑफर को आप अवेल कर सकते हैं 31 मई तक। अभी अच्छा टाइम है आपके पास, ज्यादा मत सोचिए, फटाफट इस ऑफर को अवेल करिए। बैंक महापैक इंग्लिश बुक सेट के साथ, बैंकिंग 1 पास के साथ 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है आपको मात्र 4099 में, 4099 में। ये ऑफर बार बार नहीं मिलेगा। 31 मई तक आपके पास ये ऑफर है। इस जबरदस्त टीम के साथ आपके पास पढ़ने का मौका है। इस टीम के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और इस वर्ष बैंक में सिलेक्शन पा सकते हैं। तो हमारी टीम पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म आपको देता है अफोर्डेबल एजुकेशन एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो इंडिया की बेस्ट टीम है यहाँ पर। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन बैंक महापैक में आपको मिल रहा है 2379, यानी कि 2379 रुपए में। ठीक है, अब बात करें बैंक महापैक में 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं। तो 2379 रुपीज में ये आपके लिए ऑफर है। ऐसे ही बैंक महाविश्वास पैक आपके लिए 3399 में है। ये ऑफर जो है आपके लिए बहुत ही दमदार ऑफर है। ऐसे ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेंगे, बेहतरीन ऑफर है। इस ऑफर के साथ अपने आप को एनरोल कर लीजिए। अल्टीमेट IBPS SBI फाउंडेशन बैच फॉर बिगिनर्स, वो स्टूडेंट जो शुरू कर रहे हैं प्रिपरेशन की, उनको जरूरत है एक बेस्ट टीम की। फाउंडेशन मजबूत होगा ना तो घर भी दमदार होगा। बस वही वाली बात है। 1629 रुपए में जबरदस्त बैच आपके लिए, अल्टीमेट IBPS SBI बैच। इस बैच को फटाफट 31 मई से पहले एनरोल कर लीजिए। ऐसे ही 1699 रुपए में आपके लिए ग्रामीण बैंक बैच है, अगर आप RRB को टारगेट कर रहे हैं, क्लर्क या PO को। तो इस तरह से आपके लिए जबरदस्त बैचेस की पूरी सीरीज है। आपको सभी बैंक एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर पेपर फ्री मिलेंगे यहां पर। और ये है हमारा टेलीग्राम चैनल CA बाय भास्कर सर। इस कोड को स्कैन करिए, इस टेलीग्राम चैनल का हिस्सा बनिए। आपको यहाँ पर डेली करंट अफेयर अपडेट, नोटिफिकेशंस, क्विजेस, वीकली लाइव डाउट सेशंस, इंपॉर्टेंट PYQ सब मिलता है। तो फटाफट इस चैनल को, अपने आप को जोड़ लीजिए इस चैनल के साथ। आज के लिए दोस्तों, अभी के लिए इस सेशन को समाप्त करने का समय आ चुका है, और मैं आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी शाम को 4 बजे एक जबरदस्त सेशन के साथ। इस सेशन के साथ जुड़कर आप अपनी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, बैंकिंग अवेयरनेस सबको इंप्रूव कर सकते हैं। धन्यवाद। मुलाकात करेंगे कल फिर से शाम को 4 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक